चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक छूटा हुआ था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो अगर बात करते हैं एसेट्स के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसेट्स, और ये सबसे ज्यादा यानी आपको 11th और 12th में सबसे ज्यादा ये आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि एसेट्स में, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप लायबिलिटी में, तो आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज याद रखिएगा, वो सारी चीजें बात में ध्यान सुनेगा, एवरीथिंग विच कैन यू गिव अ फ्यूचर प्रॉफिट, ऐसी वो सारी चीजें जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे दें, वो सब के सब आपके एसेट्स होंगे। चाहे आपने किसी को पैसा दिया हो तो वो फ्यूचर में आपको वापस करेगा। आपने किसी को सामान बेचा है तो वो फ्यूचर में आपको पैसा वापस करेगा। आपने कोई जमीन खरीदी है तो जमीन आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। अगर आपने कोई मकान खरीदा है तो वो आपकी एसेट्स है, वो आपको किराया देगा या फिर उसको सेल करके आप एक अच्छी प्राइस ले सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल मीनिंग। एसेट्स मतलब अल्लाह मालिक, प्रॉफिट होना चाहिए मालिक, कुल मिला के चाहे जो जाए, चाहे जिसको कहो आप अल्लाह मानो, चाहे भगवान मानो, चाहे आई डू मानो, चाहे गॉड मानो, वो सारी चीजें जो आपको प्रॉफिट क्रिएट करा के दें फ्यूचर में, जो आपको पैसा कमा के दें प्रॉफिट में, दैट्स कॉल आपकी वो एसेट्स होंगी। वो सारी चीजें जो प्रॉफिट दें या फिर आपको फ्यूचर में पैसा दें। एसेट्स इज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जो एसेट्स है आपकी वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करा दे। अच्छा, एसेट्स और क्या क्या चीज हो सकती हैं? इट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेस। एसेट्स जो होती है वो आपकी वैल्यूएबल रिसोर्सेस होती हैं, यानी वो पैसे वाली चीजें हो सकती हैं। जैसे मकान वैल्यूएबल होता है क्योंकि वहां हम रहते हैं, रोड के किनारे नहीं रह पाएंगे, और रोड को हम ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रॉपर्टी है। सेकंड ऑप्शन, डेटर्स आपके एसेट्स हैं। क्लियर हो गया? दूसरी चीजें, लैंड जमीन जो है आपकी वो आपकी एसेट्स है। चाहे खेती करो, चाहे फार्म हाउस बनाओ, कुछ भी बनाओ, यानी वो सारे के सारे मशीन आपके काम को, आपकी एनर्जी को बचाती है। दैट मीन्स वो भी आपकी वो पूरी की पूरी एसेट्स है। ओन्ड बाय बिजनेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा, विद इन सेकंड पहले मैंने आपसे कहा कि अगर रोड पे हम सोते हैं तो वो मेरी एसेट्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा ओन्ड है? वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन होता है, यानी वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी कभी भी एसेट्स नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि एसेट्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इट इज ओन्ड बाय द पर्टिकुलर बिजनेस, यानी आपका जो बिजनेस है उसका मालिकाना हक उस एसेट्स पर होना चाहिए, तभी वो चीजें कहलाएंगी आपके लिए एसेट्स, अदरवाइज वो एसेट्स नहीं होती हैं। मेजर्स इन कॉस्ट ऑफ मनी, यानी ऐसी वो सारी चीजें जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे जमीन, लैंड की बात किया था मैंने, आप मेजर कर सकते हो कि 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इवन जो भी कॉस्ट है उसकी। मकान, उसको आप वैल्यू कर सकते हो कि भैया 25 लाख का मकान है। मार्कर, ये आपकी स्टेशनरी में आएगा, वो आगे पढ़ेंगे सर ये तो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट, हमें तो प्रॉफिट देता है, लेकिन ये आपने इसको फिर एसेट्स क्यों नहीं मानते हैं? मान सकते हैं भैया, कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। थोड़ा सा बस इतनी जो बता रहा हूं उसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि टेंजिबल मीन्स ऑल थिंग विच कैन फिजिकली अपीयरेंस एंड विच कैन बी टच। ऐसी चीजें जो फिजिकली अपीयर हो और जिनको आप टच कर सकते हो, लाइक एज जमीन, लैंड हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गए, ये सब क्या है आपके टेंजिबल है, इनको आप छू सकते हैं। एंड इनटेंजिबल क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल जिनको आप, जो आपकी एसेट्स तो हैं, जो आपको फ्यूचर प्रॉफिट तो कराते हैं लेकिन आप उनको टच नहीं कर सकते हैं, जैसे गुडविल। सेकेंड ऑप्शन कॉपीराइट। तीसरा पेटेंट, यानी जो आपने बिजनेस में आप जो पढ़ेंगे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जितनी भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, कैसे डिफाइन करेंगे सर कि कौन सी एसेट्स हमारी करंट एसेट्स है और कौन सी एसेट्स हमारी नॉन करंट एसेट्स है? तो उसके लिए सबसे पहली चीज
accounting period. What is the meaning of the accounting period? Accounting period can be different from the different organization. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट हो सकता है. कोई जनवरी टू दिसंबर मानते हैं, कोई अप्रैल टू 31 मार्च मानते हैं, कोई होली टू होली मानते हैं, कोई दिवाली टू दिवाली मानते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कौन सा अकाउंटिंग पीरियड आप एक्सेप्ट किया है. जनरली अगर बात करें तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में आपका क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है. एंड इट इज आल्सो आपका फाइनेंशियल ईयर, और इसी को आप बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर. याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर. कंफ्यूज मत होइएगा. क्लियर. चलिए, करेंट ट्रांजेक्शन, करेंट एसेट्स. तो भाई वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी एसेट्स जो आपको विद इन अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं, या विच कैन बी यूज इन अकाउंटिंग पीरियड, अगर आप उनको अकाउंटिंग पीरियड के अंदर यूज कर सकते हैं तो फिर वो आपकी करंट एसेट्स है. यानी अगर आपने उनको विद इन अ ईयर यूज कर लिया, यानी अगर आपने कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने उसको जुलाई में परचेज किया था और फिर उसको आप फरवरी में कैश करा ले रहे हैं, तो वो आपकी करंट एसेट्स है. लेकिन अगर आपने वही इन्वेस्टमेंट अगर आपने जुलाई में परचेज किया है, उसके बाद 3 साल बाद जाके आप उसे कैश करवा रहे हैं, तो आपने उसको एक अकाउंटिंग पीरियड में यूज नहीं किया, आपने उसके लिए 2 या 3 अकाउंटिंग पीरियड का यूज किया है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन करंट एसेट्स हो जाएगी. सिंपल सी चीज है. दो से एसेट्स के इकोनॉमी बेनिफिट विद इन अकाउंटिंग पीरियड. वो सारी एसेट जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगी इन विद इन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर आपको प्रोवाइड करते हैं तो दैट्स कॉल्ड वो करंट एसेट्स. और नॉन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, दोज एसेट्स विच कैन यूज लॉन्ग टाइम आर more than 1 accounting year. चलिए, those type of assets which can long time, which can use long time and more than accounting year. हाँ, सीधी सी बात है. अगर आपको कोई एसेट्स है जिनको आप सिर्फ 1 साल तक यूज कर सकते हैं, 1 साल तक उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड तक उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, तो जस्ट ट्रांसफर इन करंट एसेट्स. अगर कोई ऐसी एसेट्स है जिसको आप एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर नॉन करंट एसेट्स. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे एग्जांपल चेक कर लीजिए, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं. कैश करंट एसेट हो सकता है. क्यों करंट एसेट हो सकता है, रीजन उसका यह है कि मैं उसको 1 साल के विद इन 1 ईयर के अंदर यूज कर सकता हूं, क्योंकि वो आता जाता रहता है. दूसरा आपको हो सकता है डेटर्स. डेटर्स आपके बीआर, और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. अगर कोई छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट दिया गया है तो भी वो आपकी करंट एसेट्स हो जाएगी. क्लियर. नॉन करंट एसेट्स में देख लीजिए एग्जांपल क्या हो सकता है. बहुत आसान से, मशीनरी. अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, क्या उसका यूज 1 साल करते हैं? नहीं, वो लंबे टाइम तक उसका यूज करते हैं. बिल्डिंग लंबे टाइम तक उसका यूज कर सकते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी आप लंबे टाइम तक का यूज कर सकते हैं. तो क्या क्या हो सकता है इसमें, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट. याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट दोनों जगह आ रहा है. इन्वेस्टमेंट यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है. तो यहां है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और यहां पर है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए.
चलिए एसेट्स हो गया है, जल्दी से लायबिलिटी देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटी मीन्स हम लोग बेसिकली जनरली जो हम समझते हैं वो हम ये समझते हैं कि लायबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है लायबिलिटी, बट वो किस फॉर्म में होती है? मनी के फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया है? चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि लायबिलिटी कैसे होती है, लायबिलिटी को कैसे मानेंगे कि क्या चीजें हमारी लायबिलिटी हैं और क्या चीजें हमारी एसेट्स हैं। तो सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा, वो सारा अमाउंट जो आपको अपने क्रेडिटर्स को वापस करना है वो सब आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। अगर आपको अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आपने किसी से मशीन लिया था, उसका पैसा नहीं पेड किया था तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। यानी आपने अगर किसी से सर्विसेज ली हैं तो उसका पेमेंट अगर बाकी है तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी है। बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक के आपका लोन वापस करना है, बैंक का इंटरेस्ट वापस करना है, बोथ आर द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी आपकी हो जाएगी इट इज अमाउंट विच हैव टू रिटर्न टू क्रेडिटर्स। जो मुझे अपने क्रेडिटर्स को वापस करना है। लायबिलिटी क्या होता है? इट इज अमाउंट विच हैव टू रिटर्न टू अवर क्रेडिटर्स। मुझे अपने क्रेडिटर्स को जो अमाउंट वापस करना है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्लियर हो गया है? चलिए लायबिलिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। याद रख लीजिए क्योंकि आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन इसी फार्मूले पे डिपेंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, मत भूलेगा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कंपनी के पास जितनी भी एसेट्स होती है वो उसकी कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती है। हमेशा याद रखिएगा, ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके, और ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11th में पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, जिनको हम बहुत इजीली समझ लेते हैं, वो आपको नंबर गेन कराते हैं। तो अगर उसमें अगर आप गलत कर दे रहे हैं तो यू हैव फेसिंग द डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर चैप्टर। तो बेसिकली आपके लिए जरूरी है कि आपके जो जो स्मॉल चैप्टर हैं, जो आपके नंबर स्कोरिंग चैप्टर हैं, उन पे आप ज्यादा ध्यान दें। अब आते हैं लायबिलिटीज कितने टाइप्स की होती है? लायबिलिटीज को 2 टाइप्स में बांटा गया था। इंटरनल लायबिलिटीज एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है? वो अमाउंट जो बिजनेस को बिजनेस के अंदर पे करना है। जैसे एम्प्लॉय, याद रखिएगा, एम्प्लॉय सैलरी बिजनेस के अंदर पर करना, पर वो इंटरनल लायबिलिटी नहीं होती, बिकॉज एम्प्लॉय इज द आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के वो आउटसाइडर होते हैं क्योंकि वो चले जाते हैं, उनका बिजनेस में सिर्फ सैलरी से मतलब रहता है, तो उनको आप एज अ क्रेडिटर्स भी डील कर सकते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज का होता है अमाउंट which is payable for owner, which is amount is payable for owner and shareholder। शेयर होल्डर के लिए और ओनर के लिए जो कंपनी का अमाउंट होता है, जो पेबल है, जो देने लायक अमाउंट है, वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? इट इज एन अमाउंट, क्या है? पेबल है फॉर आउटसाइडर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो आउटसाइडर होते हैं, जिनको आप क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, अगर उनके लिए कोई अमाउंट पेबल है तो फिर वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। करंट लायबिलिटीज
नॉन करेंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? वो सारा अमाउंट जो आपको विद इन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पे करना है, वो आपके लिए क्या हो जाएगी? करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। पेबल विद इन अकाउंटिंग पीरियड, तो वो आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। बट पेबल विद मेनी अकाउंटिंग पीरियड, इट नोन एज नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया है? एक साल के अंदर अगर आपको पे कर देना चाहिए तो आपकी कैसी लायबिलिटी हो जाएगी? करंट लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी ऐसा अमाउंट है जो आप एक साल के अंदर पे नहीं कर सकते हैं, आपको उस अमाउंट को पे करने के लिए 2 से 3 से 5 साल लग सकते हैं, तो आपके नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में क्या क्या हो सकता है। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्रेडिटर्स बिल्कुल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, क्लियर? बिल्स पेबल एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी में हो जाएगा आपका लॉन्ग टाइम लोन। क्लियर हो गया आपका? आगे बढ़ते हैं। बेसिकली लॉन्ग टाइम लोन एंड लॉन्ग टाइम फाइनेंस से ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। मतलब अगर आपने बैंक से लोन ना लेकर रखा है, आपने किसी भी फाइनेंस कंपनी से अगर आपने कोई लोन लिया है, तो भी वो आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपने जहां से फाइनेंस कराया है वो फाइनेंस आपने 1 साल से ज्यादा के लिए करवाया हो गया है। तो क्लियर हो गई सारी चीजें। एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है? प्रॉफिट हो रहा है या फिर फ्यूचर में मुझे पैसा देगा। एसेट्स लॉस हो रहा है या फिर मुझे फ्यूचर में उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो दैट इज द लायबिलिटीज। क्लियर हो गया है? आई होप सो आपको एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, जितने लोगों ने नोट्स नहीं बनाई हैं, मैं उनको लिंक में पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, वो अपनी फाइल को डाउनलोड करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और नहीं प्रिपेयर, अगर लिंक नहीं ओपन हो पाती है उनसे, तो मुझे अकाउंट वीडियो को पॉज करें और नोट्स बना लें। क्लियर? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम आएंगे तो 2-4 जो आपके अकाउंटिंग टर्म्स और बचे हुए हैं तो उनको भी एक साथ लेके चलेंगे। क्लियर हो गया है? और आप सब साथ में बने रहिए। एज सुन एज पॉसिबल न्यूमेरिकल चालू करते हैं। थैंक यू सो मच।